मर्डर्ड बट नॉट डेड। हत्या हो गई है लेकिन मरा नहीं है। आज एक रोचक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं और ये रोचक कहानी मुझे मिली 3 मार्च यानी आज के इंडियन एक्सप्रेस में। इंडियन एक्सप्रेस में आज एक खबर प्रकाशित हुई है जिसका शीर्षक है मर्डर्ड बट नॉट डेड। नमस्कार दोस्तों, आदाब, गुड मॉर्निंग। ये जो कहानी है ये केवल आपराधिक घटना की रिपोर्टिंग नहीं है बल्कि हमारे पूरे सिस्टम की कमियों को, विडंबनाओं को उजागर करती है। जहां कोर्ट के फैसले आ जाते हैं मगर सरकारी डॉक्यूमेंट्स में वो दर्ज नहीं होते हैं। कोर्ट का फैसला कुछ और है और सरकार के बाबू उसे मानने को तैयार नहीं है। मामला नवी मुंबई की एक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर अश्वनी बिंद्रे गोरे की हत्या से जुड़ा है। इनकी हत्या अदालत में प्रूफ हो गई है, दोषियों को सजा तक हो गई है, दोषी 7 साल जेल में रहकर बाहर आ गए हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में इनको आज तक मृत घोषित नहीं किया गया है। अर्थ क्या हुआ? अर्थ ये कि अदालत कह रही है हत्या हुई है, लेकिन बाबू कह रहे हैं कि हत्या हुई है लेकिन वो अभी भी जीवित है। और यही वो विडंबना है जिसने इस खबर को असाधारण बना दिया है। अश्वनी बिंद्रे गोरे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मुंबई पुलिस अप्रैल 2016 में अचानक एक दिन लापता हो गई। वे नवी मुंबई पुलिस में नौकरी करती थी। जब परिवार ने मामला उठाया, मिसिंग पर्सन की रिपोर्ट दर्ज कराई, तो परिवार को उम्मीद थी कि पुलिस तंत्र अपनी ही पुलिस ऑफिसर को खोज ही लेगा, लेकिन पुलिस तो पुलिस है, कोई जांच नहीं हुई, धीमी गति से जांच चलती रही। बाद में जब हो हल्ला हुआ तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन का डाटा, कुछ गवाहों के बयान, इन सब के आधार पर सामने आया कि इस महिला पुलिस ऑफिसर के एक सीनियर ऑफिसर जो इंस्पेक्टर लेवल में थे, अभय कुंद्रेकर, वो इस हत्या के पीछे हैं। जांच में ये सामने आया कि दोनों के बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस थे, शादी से इतर संबंध थे, और ये महिला असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर अश्वनी चाह रही थी कि वो अपने पति से तलाक लेकर इस इंस्पेक्टर से शादी कर ले। इसके चलते दोनों में तनाव हुआ और अदालत में यह प्रूव कर दिया गया कि इस इंस्पेक्टर ने अश्विनी की हत्या करी, शव को टुकड़ों में काट कर ठिकाने लगा दिया और इस तरह से सबूत गायब कर दिए। प्रॉब्लम क्या आई कि जो कानूनी चुनौती आई कि शव कभी बरामद नहीं हुआ, शव के टुकड़े भी नहीं मिले, और हमारी जो आपराधिक न्याय प्रणाली है, क्रिमिनल जुडिशियल सिस्टम है, उसमें बॉडीलेस मर्डर केस थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, जिनमें बॉडी नहीं मिलती है, ये जटिल केस माने जाते हैं। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस को मानते हुए कुंद्रेकर को दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा भी सुना दी। ये मामला अब ऊपरी अदालत में चल रहा है। 2 अन्य आरोपी जिन्होंने शव को काटा और इस इंस्पेक्टर का साथ दिया, उनको भी सजा दी गई। ट्रायल कोर्ट ने साफ कहा है कि सबूतों की जो ट्रेल है, कड़ी है सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस की, वो इतनी मजबूत है कि हत्या के अलावा और कोई तार्किक निष्कर्ष निकलता ही नहीं है। लेकिन यहीं से कहानी का दूसरा और सबसे ज्यादा पीड़ादायक अध्याय शुरू हुआ। सजा मिल गई, अदालत ने स्वीकार लिया कि मर्डर किया गया है, लेकिन जब इस महिला अश्वनी गोरे के परिवार वाले, उनकी बेटी और उनके पति डेथ सर्टिफिकेट मांगने के लिए सरकारी दफ्तरों में पहुंचे, तो स्थानीय जो बाबू हैं, प्रशासन है, उन्होंने इनकार कर दिया कि भाई शव तो मिला ही नहीं है, और हाईकोर्ट में अपील चल रही है लोअर कोर्ट के फैसले की, इसलिए मृत्यु का पंजीकरण सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट नहीं दिया जा सकता। आप जानते हैं बगैर डेथ सर्टिफिकेट के जो भी ड्यूज अश्वनी बिंद्रे गोरे के सरकार के पास हैं, या उनकी जीवन बीमा पॉलिसी होगी या अन्य उनके एसेट्स होंगे, उन पर कोई भी कार्रवाई आगे संभव नहीं होती है। तो निश्चित तौर पर परिवार पीड़ित है। पेंशन, सेवा संबंधी लाभ, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति दी जाती है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट पर निर्भर करता है। पति और बेटी 9 वर्षों से न्यायालयों के और सरकारी दफ्तरों के बाबुओं के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनको कोई राहत नहीं मिल रही है। आपको एक फिल्म याद होगी, वेल डन अब्बा।
वेल डन अब्बा बड़ी मज़ेदार फिल्म थी, जिसमें सटाया था, जिसमें बताया गया था कि कागजों में तो कुआं है लेकिन ज़मीन पर वो कभी मिला ही नहीं था। यहाँ भी ऐसा ही हो रहा है। कोर्ट मान रही है, न्यायालय मान रही है हत्या हुई है, अपराधियों को सज़ा सुना दी गई है, लेकिन हमारा सिस्टम नहीं मान रहा है। हमारे कानून में जो एविडेंस एक्ट है, साक्ष्य अधिनियम है, उसमें धारा 108 होती है। उस धारा 108 के अंतर्गत एक प्रावधान है और बड़ा इंपॉर्टेंट प्रावधान है। वो ये है, यदि कोई व्यक्ति 7 साल तक लापता रहे और परिवार यदि डिमांड करे तो उसे मृत मान लिया जाता है। लेकिन ये 7 साल से लापता होने के बाद मृत मानने की प्रक्रिया भी इतनी डिफिकल्ट है कि आप सरकारी दफ्तरों के धक्के खाते रहते हैं। होता क्या है, जैसा कि इस गोरे की हत्या में हुआ है, सब इंस्पेक्टर की, कि अदालत तो मान ले रही है लेकिन सरकारी बाबू नहीं मान रहे, इसलिए परिवार बेचारा 2 लड़ाइयाँ लड़ रहा है। एक तो हाई कोर्ट में जो अपील हुई है उस पर लड़ रहा है और दूसरी इन बाबुओं से रोज जूझ रहा है। मैं इस बात से अपना एक निजी अनुभव जोड़ना चाहता हूँ और ये बहुत ही, आप ट्रेजिक कह सकते हैं, मेरे लिए ट्रेजिक नहीं है। मैं इसको भी एक सच की तरह लेता हूं कि हाँ, स्थितियां हैं, उनसे मुझे लड़ना होगा। 2002 में श्रीनगर घाटी से, जम्मू कश्मीर से एक आदमी, कौन आदमी है मैं नहीं जानता, रईस अहमद, जो मेरी जानकारी के हिसाब से शायद कारपेंटर था, वो लापता हो गया। जनाब 24 साल बीत चुके हैं, 24 ईयर्स। 7 साल के बाद लापता हो चुके व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जाता है, लेकिन रईस अहमद को अभी तक मृत घोषित नहीं किया जा सका है, जबकि उनका परिवार डिमांड कर रहा है। अब मैं इससे कैसे जुड़ता हूं, मैं आपको बताता हूं। 2020 के आसपास लोअर कोर्ट ने परिवार के निवेदन पर कि इनको लापता घोषित किया जाए और उनकी संपत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन जो भी होना है वो कर दिया जाए, जम्मू कश्मीर एक निचली अदालत ने ह्यू एंड क्राई नोटिस जारी किया। ह्यू एंड क्राई नोटिस यानी वो नोटिस जो ऐसे लापता लोगों के बारे में आप रोज देखते हैं, अखबारों में आता है, और जनता से पूछा गया अगर कोई जानता है ये रईस अहमद कहाँ है तो बताएं। इसी नोटिस को आधार बनाकर मेरे खिलाफ गुमनाम शिकायतें जम्मू कश्मीर के राज्यपाल को, वहां के डीजीपी को भेज दी गई। और आपको यकीन नहीं होगा, ऐसी गुमनाम शिकायतों के आधार पर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सीधे मेरे खिलाफ और उत्तराखंड कैडर के एक आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ, जिन्होंने एक महादुष्ट व्यक्ति की बेनामी संपत्तियों की जांच हमारे अखबार दी संडे पोस्ट में खबर प्रकाशित होने के बाद की थी, उस व्यक्ति पर के खिलाफ उन्होंने जांच की थी, इस आईपीएस अधिकारी ने। तो ये सारे जो गुमनाम पत्र भेजे गए, इस अधिकारी एवी प्रेमनाथ, जो दिल्ली सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी पद में, एक अच्छे पद में तैनात अधिकारी है, उसने ये सारा षड्यंत्र रचा और सुप्रीम कोर्ट में मेरे और इन आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ सीधे हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया। आप जानते हैं मेरे पर मुकदमा क्या है, मेरे पर आरोप क्या है? मेरे पर आरोप है कि मैंने रईस अहमद को मारा, और कहां मारा? श्रीनगर की घाटी से उठाकर अल्मोड़ा के जंगलों में, अल्मोड़ा में एक बिनसर के जंगल कहलाते हैं, वहां ले जाकर उसको जिंदा जला दिया। और ये बेचारे आईपीएस अधिकारी, जिनकी छवि एक बेहद ईमानदार ऑफिसर की है, उन पर एक कथित आरटीआई एक्टिविस्ट को जान से मारने का आरोप लगा दिया। अब रईस अहमद पर जो ये कि हत्या का जो आरोप मुझ पर लगा, जम्मू कश्मीर की पुलिस 2 बार आई, हमारे दफ्तर आई जहां से मैं आपको संबोधित कर रहा हूं, उत्तराखंड गई, बिनसर के जंगल गई, और दोनों बार पुलिस ने मुझे क्लीन चिट दी। इसके बावजूद मुकदमा अभी चल रहा है और मुझ पर लगे आरोपों का सिलसिला थमा नहीं है। उच्च न्यायालय में मेरे खिलाफ एक याचिका कुछ समय पहले डाली गई और उस याचिका पर विश्व भर में जितने भी जघन्य अपराध हो सकते हैं वो मेरे खिलाफ इस व्यक्ति एवी प्रेमनाथ ने अपने एक कारिंदे के थ्रू लगाए। इस बार लेकिन हमने पैरवी की, हम चुपचाप नहीं बैठे रहे, हमने पैरवी की। तो उच्च न्यायालय में लगातार बहस चली। उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि जो आरोप रईस अहमद के मर्डर का है,
जिस पर सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लंबित है, उसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस से पूछा जाए, डिटेल्स मंगाई जाए कि ऐसा कोई व्यक्ति की हत्या हुई है या नहीं हुई है। हाई कोर्ट का आदेश था, तो जम्मू कश्मीर की पुलिस, जो मुझे आरटीआई, मैंने कई आरटीआई डाली थी, कोई जवाब नहीं दे रही थी, उन्होंने डॉक्यूमेंट भेज दिए कोर्ट को कि इस प्रकार का कोई भी मुकदमा नहीं है, इस प्रकार का कोई हत्या का मामला नहीं है, अपूर्व जोशी पर कोई आरोप नहीं है। दूसरी चीज, जो आरोप, अन्य आरोप मुझ पर लगे, उनमें से एक बड़ा आरोप था कि दिल्ली में जो ड्रग्स का रैकेट है, नशे का जो कारोबार है, वो मैं चलाता हूं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, हमने ये प्रमाणित कर दिया कि ये व्यक्ति एवी प्रेमनाथ, दिल्ली सरकार का जॉइंट सेक्रेटरी, जिसके खिलाफ हमने 2010 में पहली खबर प्रकाशित की थी, और तब से हम लगातार इसके मनी लॉन्ड्रिंग के रैकेट पर, इसकी अवैध संपत्तियों पर, इसके भ्रष्टाचार पर खबरें करते आए, और जिनके आधार पर दिल्ली एंटी करप्शन ब्रांच ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और इसको जेल भेजा गया। और उत्तराखंड में एक नाबालिग बच्ची के साथ दुराचार के मामले में उत्तराखंड पुलिस ने इसे अरेस्ट किया और 90 दिन ये जेल में रहा था। और इन सब के आधार पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस व्यक्ति को 2022 में नौकरी से हटा दिया। जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का अफसर था ये। तो हमने ये हाईकोर्ट में सारे तर्क रखे कि ये जो जनहित याचिकाएं मेरे खिलाफ, अपूर्व जोशी के खिलाफ दर्ज हैं, और जो याचिका करता है, ये सब तिहाड़ जेल में एक साथ रहते थे इस व्यक्ति पूर्व अधिकारी एवी प्रेमनाथ के साथ। एवी प्रेमनाथ को एंटी करप्शन ब्रांच दिल्ली ने बेनामी संपत्ति रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। कई आरोपों में ये शामिल है। तो हम ये प्रमाणित कर पाए कि कोर्ट में कि दिल्ली सरकार का महाभ्रष्ट पूर्व अधिकारी एवी प्रेमनाथ इन सब पीआईएल्स के पीछे है, क्योंकि उसकी बेनामी संपत्तियों का उत्तराखंड में नेटवर्क होने का खुलासा हमारे अखबार दी संडे पोस्ट ने 2010 में प्रकाशित किया था, और उसके बाद लगातार हम प्रकाशित करते गए। इसलिए ये व्यक्ति विंडिक्टिव होकर हमारे पीछे पड़ गया है। इन्हीं संपत्तियों की जांच और कई अन्य मामलों की जांच आईपीएस अधिकारी ने की थी, तो उनके खिलाफ भी इसने मुकदमे, फर्जी मुकदमे दर्ज कराए। बहरहाल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2022 में इसको नौकरी से निकाल दिया। जिस समय इसको निकाला तब ये जॉइंट सेक्रेटरी दिल्ली गवर्नमेंट था। एंटी करप्शन ब्रांच दिल्ली, जैसा मैंने आपको बताया, इसको अरेस्ट कर चुकी है। उत्तराखंड पुलिस ने इसको 90 दिन तक जेल में रखा, लेकिन ये सुधरा नहीं है। ये शिकायतें करता रहता है, फर्जी याचिकाएं लगाता रहता है। मैं इसके टारगेट में रहता हूं। जब ये तिहाड़ जेल में कैद था, तब इसको वहां 2 साथी मिले। एक व्यक्ति जो किसी सेक्सुअल हैरेसमेंट केस में जेल में था, और एक व्यक्ति कोई अफ्रीकी देश का नागरिक जो नारकोटिक्स, नशे के कारोबार और हत्या के आरोप में जेल में बंद था। ये तीनों एक ही सेल में थे। ये बात तिहाड़ जेल ने के प्रशासन ने उत्तराखंड हाई कोर्ट को अपनी भेजी रिपोर्ट में बता दिया है। इन तीनों व्यक्ति एक ही जेल में थे। इन्होंने मेरे खिलाफ एक और षड्यंत्र रचा और मुझे एक नारकोटिक्स केस में इन्वॉल्व कर दिया, जिसका संज्ञान दिल्ली की अदालत ने नहीं लिया, और मेरे खिलाफ एक पीआईएल दर्ज करा दी, जिसमें नाना प्रकार के आरोप हैं। हमने ये प्रमाणित तो कर दिया है कि ना जम्मू कश्मीर में मैंने किसी को मारा, रईस अहमद नाम के व्यक्ति को, ना मेरा नारकोटिक्स ट्रेड से कोई लेना देना है, ना मैं किसी स्टैनले चामली नाम के इस अफ्रीकी आदमी को जानता हूं जो इस समय तिहाड़ जेल में कैद है। लेकिन आप विडंबना समझिए, एक तरफ अश्विनी गोरे का परिवार है जो ये बताता फिर रहा है कि उनकी माँ या उसके पति बताते फिर रहे हैं उनकी पत्नी का मर्डर प्रूफ हो गया है, आरोपियों को सजा दिला दी गई है, लेकिन उनको डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा। दूसरा मेरा स्वयं का केस है कि हर अदालत में मैं ये प्रमाणित करता हूँ कि नहीं साहब, मैं ड्रग का व्यापारी नहीं हूँ, मैं सीरियल रेपिस्ट नहीं हूँ, मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करता हूँ, मैं मर्डर एक्यूज्ड नहीं हूँ, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। यानी डिफेंसिव मोड में हम चलते हैं। ये हमारी न्याय प्रणाली की और पूरे सिस्टम की इतनी बड़ी कमी है कि आपको स्वयं ही प्रमाणित करना है। ऑनस आपके पास है कि प्रमाणित कीजिए कि आप पर आरोप जो लगाए गए हैं वो सही है या नहीं है। देखिए, मुद्दा यह है कि जब कोई व्यक्ति लापता होता है तो मृत्यु की धारणा को स्थापित करना होता है, और एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है। लेकिन जब हत्या सिद्ध हो जाए,
अदालत तय कर दे कि ये व्यक्ति मारा गया है, इसका मर्डर हुआ है, अपराधियों को सजा भी सुना दे, तब भी उसको मृत्यु का प्रमाण नहीं मिलना। यानी व्यक्ति जीवित है या मृत्यु है, उसको अपनी ईमानदारी सिद्ध करने का बोझ है, या अगर मर गया है तो उसके परिवार पर यह बोझ डाल दिया जाता है। हमारे भारत में इससे उलट भी बहुत सारे उदाहरण हैं। आपने पढ़ा होगा, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के लाल बिहारी को 1975 में रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में मरा हुआ घोषित कर दिया। वे जीवित थे लेकिन कागजों में मर गए। 18 बरस तक वे दर दर की ठोकरें खाते रहे कि मैं ही लाल बिहारी हूं, जिंदा हूं। उन्हें प्रमाण पत्र नहीं मिला। बाद में उन्होंने एक संगठन बनाया, मृतक संघ। ये संघ ऐसे लोगों का था जो कागजों में मार दिए गए थे और अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे। बिहार के खगड़िया जिला है, वहाँ के एक मुकुंद राय का मामला भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। जीवित व्यक्ति को रिकॉर्ड में मृत बता दिया गया और सरकारी तंत्र के सामने वे सर पटकते रहे। तो देखिए विडंबना। एक और अश्वनी बिंद्रे गोरे, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मुंबई, नवी मुंबई, जिसकी हत्या सिद्ध हो चुकी है लेकिन रिकॉर्ड्स में वो जिंदा है। लाल बिहारी और मुकुंद राय जो जीवित थे पर रिकॉर्ड में मरे मान लिए गए। और मैं स्वयं दर दर की ठोकरें मैं भी खा रहा हूँ। एक तरीके से आरटीआई डालता रहता हूँ कि भाई मेरे पर कोई मर्डर का मुकदमा है तो मुझे डॉक्यूमेंट्स दिए जाएं ताकि मैं अपने आप को अपराधी सिद्ध होने से बचा सकूं। लेकिन सुनवाई कहीं नहीं होती है। समस्या केवल इन केसेस की नहीं है पर पूरी जुडिशियल सिस्टम की भी है और इन्वेस्टिगेटिव क्रिमिनल सिस्टम की भी है। न्यायपालिका कह रही है मर्डर हो गया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन मानने को तैयार नहीं है। यानी आप पीड़ितों को दोहरी सजा दे रहे हैं। 7 बरस के बाद अगर कोई लापता व्यक्ति है तो उसकी को मृत मान लिया जाता है यदि परिवार चाहे, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। फर्जी और दुर्भावनापूर्ण जो PILs या याचिकाएं डलती हैं, जैसे मेरे पर डलती हैं, सुप्रीम कोर्ट पर मेरे खिलाफ मर्डर का मुकदमा चल रहा है, इस पर भी कठोर दंड होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए पहले कि ये याचिका सही है या नहीं, और जो याचिका करता है उनको तो सीधे जेल भेजा जाना चाहिए, क्योंकि वो ना केवल किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट करके परेशान करते हैं बल्कि न्याय प्रणाली का बहुमूल्य समय भी वो बर्बाद करते हैं। और इस सबसे बढ़कर जीवन और मृत्यु जैसे प्रश्नों को कागजी औपचारिकताओं के बोझ से मुक्त करके मानवीय गरिमा के आधार पर देखा जाना चाहिए। जब अदालत कह रही है कि हत्या हुई है तो रिकॉर्ड क्यों नहीं मान रहा है, सरकार क्यों नहीं मान रही है? इमीडिएट मानना चाहिए। जब कोई व्यक्ति जीवित है तो उसे अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? न्याय केवल जजमेंट नहीं है, पूरे सिस्टम की संवेदनशीलता का भी नाम है। जब तक ये संवेदनशीलता फाइलों में दर्ज नहीं होती, तब तक याद रखिएगा न्याय अधूरा ही रहेगा।